जाएगा नहीं, और ये हम सब ने किया और हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज वर्तमान में भारत की स्थिति को लेकर के, दुनिया को लेकर के भारतीय किसान संघ जब भी कोई काम करता है तो दुनिया में लोग उसके विचार सुनना चाहते हैं, प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं कि इस मुद्दों पर किसान संघ की क्या प्रतिक्रिया है। और हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि किसान संघ के कौन कौन से स्टैंड हैं। आप सबने अभी देखा होगा कुछ समय पहले तक जब किसान कृषि कानून आ रहे थे तो देश भर में एक नैरेटिव चला कि किसान संघ तो इनके पक्ष में नहीं था, लेकिन जो किसान संघ से जुड़े हैं उनको ये सब चीज़ें ध्यान में थी कि किस प्रकार के आंदोलन भारत में खड़े करने की कोशिश की जा रही थी और कैसे वो सबके सामने वो घटित हुआ वो घटना। भले ही 3 कानून वापस आए, लेकिन आज उनके माध्यम से जो लोग उनको चला रहे थे उनकी सारी की सारी जानकारी हम सबको। ऐसी दुनिया में भारतीय किसान संघ ने आज जिस प्रकार से गति बनी है, अपना मोड चेंज किया है काम करने का, वो अद्भुत है। हम सब भी जब किसान संघ से जुड़े होंगे पुराने लोग, तो उनको भी ये चीज़ें ध्यान में नहीं आ रही होंगी, लेकिन किसान संघ ने अपने आयामों को विकसित करने का काम आज किया है। किसान संघ खेती से जुड़ी हुई जितने आयाम हैं उन सब आयामों पर काम कर रहा है। हमने क्रॉप वाइज भी टीम बना करके रखी है। भारतीय कृषि जिस प्रकार से आज देश और दुनिया में सबको चमत्कृत कर रही है, वो दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो भारत की कृषि की ओर नजरें गड़ा करके रखे, भारत के मार्केट को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी भारतीय किसान संघ अच्छे से जानता है। एक जो मार्केट फोर्सेस की बात आती है कि दुनिया में अभी आप सबने देखा होगा कि अमेरिका ने किस प्रकार से डील करनी चाहिए और भारत ने उसको नकारा है, लेकिन आज भी नैरेटिव चल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भारत का किसान है, भारत का प्रधानमंत्री बिक गया हो। भारतीय किसान संघ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जारी की है। मैं आप सबको ये जो मार्केट फोर्सेस है किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से भारत की ओर जा रही है, उसकी एक छोटी सी घटना आप सबको बताना चाहता हूँ। भारत ने स्पष्ट रूप से जीएम सीड्स को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी भी प्रकार से जीएम सीड भारत में नहीं आना चाहिए, और इसी कारण से जीएम सीड को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपने मैनिफेस्टो में भी उसको लाने का काम किया। ये भारतीय किसानों की ताकत है। और 2009 का यदि आप घोषणा पत्र देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जीएम सीड तब तक नहीं लाने देंगे जब तक कि यहाँ पर पर्याप्त डाटा इकट्ठा नहीं हो जाता, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होता, तब तक जीएम सीड यहाँ आने की अनुमति भारत सरकार नहीं देगी। लेकिन आज भी गाय बगाए भारतीय कृषि पर जीएम सीड का खतरा मंडरा रहा है। उन सब की रिपोर्ट भारतीय किसान संघ सरकारों के सामने देता है, उसको कह रहा है कि किसी भी हालत में भारत की धरती पर एक जीएम सीड नहीं आना चाहिए। आप सबसे भी आग्रह है कभी आप जीएम सीड के बारे में पढ़िए। किस प्रकार से भारत के बीज को हथियाने का काम यहाँ पर चल रहा है, चोरी छुपी चीजें आ रही हैं। जीएम सीड अकेला नहीं आता। जीएम सीड के साथ आने के साथ साथ उसके साथ खरपतवार भी बड़ी मात्रा में भारत में आती है। और दुनिया में जब जीएम सीड लगा, अमेरिका जैसे देशों में भी जब जीएम सीड की उगाई हुई तो उसके खतरे उनने देखे हैं। तो एक ऐसी खरपतवार आती है कि हजारों हेक्टेयर जमीनें खराब हो जाती है। आज भी अमेरिका की जॉर्जिया जो स्थान है, लगभग 1 लाख एकड़ से ज़्यादा की जमीन बंजर हो चुकी है। भारत में भी जब आज़ादी हुई तो PL 480 करके एक गेहूं की वैरायटी थी जो भारत में आई। उसके आने के साथ साथ एक ऐसी खरपतवार भी आई जिसको हम इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो कांग्रेस घास कहलाती है। आज वो जिसको हम यहाँ पर दूसरे नाम से भी जानी जाती है, आज वो पूरे भारत में सब जगह पर फैली हुई है। ऐसी जब यदि हम कोई संधि करते हैं तो उनके कारण से जो देश की कृषि को नुकसान होता है उसको भी भारतीय किसान संघ नापने का काम करता है, और ऐसी चीज़ों पर सरकारों को चेताता भी है। अभी बीटी कपास, बीटी बैगन की बात आ रही है। किस प्रकार से सरकारों ने अनुमति दी, और यहाँ पर बीटी कपास, बीटी बैगन की जब बात आई तो महाराष्ट्र के किसानों ने आत्महत्याएं भी की, और सबसे बड़ी आत्महत्या का दौर यदि कोई गुजरा तो बीटी कपास के कारण हुई। अभी आज की न्यूज है, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने किन कारणों से अनुमति दी, जब वो बैन हो चुकी है वो चीज़, तो फिर भी भारत में क्यों बिक रही है, उस पर आज ही की प्रतिक्रिया है माननीय मोहिनी जी की, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री हैं। इसको कम से कम सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इन सब माध्यमों से भारतीय किसान और भारतीय कृषि पर कैसे आने वाले दिनों में संकट मंडरा रहे हैं, उसकी चिंता भी भारतीय किसान संघ कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य के हिसाब से कर रहे हैं। कौन लोग ऐसे सजेशन देते हैं जो खेती लाभ का धंधा कैसे नहीं बन पा रही है, ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसे नैरेटिव चलाते हैं जो भारत को बदनाम करने की प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है कि भारत पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, भारत की कृषि को कैसे विनाश पर लाया जा सकता है, क्योंकि खुद तो विनाश की ओर जा ही रहे हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया को खाद्यान्न में सिक्योरिटी दे सकता है, हम दुनिया को खाद्यान्न करा सकते हैं, ऐसा एकमात्र भारत बचा। अभी 2019-20 की एक रिपोर्ट पेश हुई
कैसे कैसे एजेंडा, कैसे कैसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं, उसका एक उदाहरण बताता हूँ। 2019-20 में एक विशेष सूचना दी गई कि भारत जो है पूरे 195 देशों में 90 स्थान पे है। हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो सबसे कमजोर है, और वहाँ सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स जो है सबसे अच्छा है तो म्यांमार का है, भूटान का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है। तो भारत 94 स्थान पर, 94 पर। भारत को बदनाम करने की ताकत है। आप कैसे कैसे लोग हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप उनकी आप स्थिति देखिए। बांग्लादेश तो आज बिल्कुल सबके सामने है। श्रीलंका ने दिवालिया घोषित कर दिया, उसके बाद भी भारत को कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ संरक्षित नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी देश में बात भी चल रही है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं भारत के किसान, भारत का अन्नदाता अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन आज भारत इन सब चुनौतियों को जूझते हुए, आज जब भारत के उत्पादन के बारे में हम कह रहे हैं कि भारत ऐसे नहीं बनता जा रहा। भारत पहले कभी रहा होगा सबसे बड़ा आयातक देश, लेकिन अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी कृषि में बन रहा है। आज दुनिया में जो दुग्ध का उत्पादन है उसमें भारत नंबर 1 पर है। ये जो अमेरिका चाह रहा है कि भारत में कैसे उसकी यहाँ पर दूध की कंपनियां खोली जाए, कैसे यहाँ पर दूध परोसा जाए, उसको पीछे कहीं ना कहीं हमारे किसान का उत्पादन का जो जरिया है दुग्ध का, उसको हमको देखना चाहिए। दुनिया का 25% से ज़्यादा दूध जो है वो भारत में उत्पादित होता है और हम दुनिया को भी दे रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आज़ादी के 75 वर्षों में भी जिस प्रकार का संकट हमारे दुग्ध वाले किसानों पर हुआ है, जो हमारे पशुपालकों पर हुआ है, वो भी अधूरा। हमारी खुद की देसी नस्लें आज बिल्कुल कगार मिटने की कगार पर है। आज यदि हम कहें कि भारत की कृषि में यदि दुग्ध का स्थान है, लेकिन हमारी गौमाता की क्या स्थिति? आज दुनिया में सबसे बड़ा यदि निर्यातक देश है तो वो ब्राजील है। भारतीय नस्लों का निर्यातक ब्राजील है और भारत में ही गाय नहीं। ऐसे वो कौन से लोग थे जो भारत की नस्लों को मिटाने में तुले हुए थे? उनको भी जरा देखना चाहिए। आज भारत सरकार उस पर काम कर रही है, उस पर किसान संघ भी काम कर रहा है। जिन राज्यों में जो नस्लें थी जो कम खा करके भी जीवित रहती थी, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने जबरन में बात कर दी है कि यहाँ पर जर्सी लाओ। आज भारतीय किसान इन सब पे कहीं ना कहीं हम सब झेल रहे हैं। भारत ये सब झेलते हुए भी, उसके बाद भी आज भी अभी लेटेस्ट आंकड़ा है कि धान के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर आ गया, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। गेहूं उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, फलों के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, दालों के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, तिलहन के उत्पादन में भारत नंबर 2 पर है। इन सब मामलों में भारत कम से कम दुनिया को 10 से 20% अभी भी हम दुनिया को भेज रहे हैं। लेकिन भारत अब धीरे धीरे इन चुनौतियों को पार करते हुए भारत का किसान समझदार है और बहुत जल्दी हाई जो टेक्निक है उनको भी अपनाने में सक्षम है। आज जब दुनिया कह रही कि परंपरागत कृषि के साथ साथ अच्छे से अच्छी खेती कैसे हो सकती है, उसकी ओर भी भारत का किसान देख रहा है। आज नई नई हम कहते हैं कि पहले खेती एक ही प्रकार की होती, एक ही फसल होती थी, आज मल्टीलेयर फार्मिंग की बात आ रही है, आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है। लोग एक तरफ कह रहे हैं कि भारत का युवा जो है प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा किसान खेती को छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से युवा किसान जो हाईटेक है, अच्छे टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वो अच्छी खेती भी कर रहा है। हमारे भोपाल के ही आसपास है। अभी मैं ग्वालियर में गया तो एक नई टेक्नोलॉजी मिली, एरोपोनिक्स खेती पर काम कर रहा है, वर्टिकल खेती पर काम हो रही है। खेती में शहर भी पीछे नहीं है, शहर के अच्छे युवा छोटी से छोटी खेती में भी कैसे अधिकतम से अधिकतम उत्पादन ले रहे हैं, वो भारत का किसान ने आज सीखा है। और इसीलिए शायद मैं समझता हूँ कि दुनिया की नजरें भारत की खेती पर है, भारत के किसान को बदनाम करने पर। इन सबको षड्यंत्र को भारतीय किसान संघ, भारतीय जनमानस है वो अच्छी तरीके से समझ रहा है। हम सब इस स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबसे विशेष विनम्र अनुरोध करूँगा कि एक बार आज़ादी के पहले के वो आंकड़े भी हमको देखना चाहिए, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। भारत 1700 से 1800 के पहले लगभग 1-1.5 वर्षों तक, 2000 वर्षों तक दुनिया में हमारा जो व्यापार था वो हमारा व्यापार था लगभग 23% से ज़्यादा। हम दुनिया के विश्व के व्यापार में 23% से ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए और मुगल आए तो हमारी स्थिति कैसी हो गई, हमसे मात्र 3% से भी कम पे आ गई। लेकिन इस सारी दुविधाओं को भी भारत ने आज़ादी के बाद झेलते हुए, भारत के किसानों ने झेलते हुए आज दुनिया में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 2-3 वर्षों में भारत दुनिया का 3रे नंबर का भी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिन्होंने हम पर राज किया आज वो हमसे पीछे हो गए, जापान भी हमसे पीछे होता है। इन सब में कहीं ना कहीं भारत की कृषि और भारत का किसान का विशेष योगदान है। इसलिए हम सब कहते हैं अन्नदाता भारत की जान है, अन्नदाता भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी है।
तब जाकर के भारतीय किसान संघ के स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हम सब भी जैसे जिस प्रकार की बीमारियों से आज झेल रहे हैं, भारतीय कृषि मात्र यही नहीं तय करती है कि आदमी कैसे रहे, कितना उत्पादन करेगा, लेकिन भारत के कृषक ने हमेशा ये चाहा है कि भारत का जनमानस स्वस्थ रहे। जब प्रधानमंत्री 2047 की विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो उस विकसित भारत की परिकल्पना में सबसे अच्छा भी कोई माध्यम हो सकता है, सशक्त माध्यम हो सकता है, तो भारत की खेती। और इस भारत की खेती पर मात्र हमको पूरे प्रदेश भर में बात करने की बात है, प्रत्येक जिले के हिसाब से एक रोडमैप बनाने की बात है, तब जाकर के हम काम कर रहे हैं। अभी मैं फूलों की खेती के आंकड़े के बारे में मध्य प्रदेश के बारे में देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश ने एक बड़ी छलांग लगाई। ऐसे हमारे अलग अलग राज्य हैं जिन्होंने अलग अलग खेती पर छलांग लगाने की बात हो रही। तो हमको भी जरा तय करना पड़ेगा, भले ही हम शहर में रहते हैं, हमारी भी पीढ़ियाँ कहीं न कहीं गांव से जुड़ी हैं, हम सबको भी इस विशेष कार्य में भारतीय किसान संघ के किसानों के संगठन के इस काम में हम सबको उनको करवाना चाहिए। एक अच्छे मानस के नाते, एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते 2047 का जो स्वप्न दिवस जो हम देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कैसे विकसित राष्ट्र होगा, उसकी दहलीज पर हम सब खड़े हैं। लेकिन इन सब चालबाजियों को भी देश और विदेशों की समझना पड़ेगा। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि ये जो युद्ध चल रहा है उसके छींटे तो भारत पर भी पड़ेंगे, तो बच नहीं सकते। लेकिन अंत में ये भी तय है कि जो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमेशा कहते थे कि दुनिया में कम्युनिज्म, पूंजीवाद सब समाप्त हो जाएगा, अंत में सिर्फ भारत ही दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, हम सबको दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को पढ़ना चाहिए, जो पहले लिख करके गए आज वो सब साबित हो रही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संकेत रेखा, कभी आप देखिएगा, पढ़िएगा उसको। एक पुस्तक लिखी है थर्ड वे, तीसरा रास्ता कौन सा हो सकता है। आज वो भारत की धरती में दुनिया के लोग उस पर अध्ययन करने जा रहे हैं और उस पर अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। सुख और शांति का यदि स्थान देना चाहिए तो वो भारत ही सबको मार्गदर्शन करने वाला है। आने वाली शताब्दी भारत की शताब्दी है, इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि संघ से प्रेरित जो भी संगठन है जहाँ काम कर रहे हैं, हम सब भी अपनी उसकी अहम भूमिका निभाएं। संघ चाह रहा है कि पंच परिवर्तन के काम पर भी प्रत्येक कार्यकर्ता को करना चाहिए। स्थापना दिवस के अवसर पर सिर्फ आपसे एक अपेक्षा है कि कम से कम हम भी इस पंच परिवर्तन के काम में व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के यहाँ से जाएं। अभी सब देखते हैं कि लगभग मैं जहाँ जहाँ किसान संघ के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ कि कम से कम आप इतना सब कर लो कि गर्मी भर में हम कम से कम कोई भी बॉटल का पानी खरीदेंगे नहीं, हम अपने घर से बॉटल भर के ले जाएंगे, चाहे वो मटके की चाहे फ्रिज, लेकिन बॉटल खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कितना बड़ा प्लास्टिक उपयोग होता है, कैसा व्यवसाय होता है, उसका हम सबको ध्यान दें। कम से कम मेरे घर में जितने लोग हैं, यदि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, दौरे पर जा रहा हूँ, प्रवास पर जा रहा हूँ, मीटिंग पर जा रहा हूँ, तो मेरे खुद का बॉटल, घर का बॉटल चाहिए, मुझे खरीद रहना पड़ेगा। क्या हम प्रयास कर सकते हैं? ऊर्जा के संरक्षण की बात आ रही है कि पंच परिवर्तन के दौरान क्या हम लोग काम कर सकते हैं क्या? इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबने विशेष तौर पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई, मैं आप सबको विनम्र बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तिष्क पर रोलिसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में सुख अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझा पश्चिमी गगन में व्याप्त हुआ बर्बर अंधेरा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। इस चमकते हुए हिंदुस्तान में हम सबकी सहभागिता मिले, ऐसा आप सबसे विशेष अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।